हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के बीच में एक बार फिर आने का मौका मिल रहा है। आज हम लोग बात करना चाहते हैं भारत का अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उच्चतम न्यायालय बहुत बड़ा टॉपिक है। उससे संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान में कर रखा। तो हम लोग संविधान में जो प्रावधान कर रखे हैं उनको तो हम लोग क्या डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रखे हैं जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिनको हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। वो सारे शब्द भी आप लोगों को परिचित करवाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूं, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और हो सकता है कि लगभग 5 घंटे के करीब हम इस टॉपिक पर बात करें। मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आयाम हैं, टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है, कुछ मित्र लोग आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शायद उनको आवाज़ मेरी प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है, तो आवाज़ थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें आप। मैं ये चाह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित जितने भी आयाम हो सकते हैं, उनके जितने भी पक्ष हो सकते हैं, सारे पक्षों पर हम लोग बात करें। चाहे भले ही आधा आधा घंटा बात करें, लेकिन चाह ये रहे कि संवैधानिक प्रावधान और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में हम लोग बात करें। तो टॉपिक स्टार्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ये भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी के मामले में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हालांकि हमने लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, किस तरह से नियुक्त हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP नाम का जो नया कॉन्सेप्ट आया वो क्या कहता है, उन सब के बारे में बात की। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आयाम हो सकते हैं उस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय, देखिए ये जो वर्तमान समय में आपको उच्चतम न्यायालय जो दिखाई दे रहा है, ये अस्तित्व में आया है 28 जनवरी 1950 को। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान समय के सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इसकी अगर जड़ें देखें तो जड़ें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट बनाया था, दैट वाज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। लेकिन याद रखिएगा, एक्ट 1773 का है और सुप्रीम कोर्ट जो पहला कलकत्ता में स्थापित हुआ उसका जो वर्ड्स है, उसका जो ईयर है वो 1774 है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रावधान 1773 में किया गया, स्थापित 1774 में हुआ। ये मैं इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, इंदिराम जी आप एकदम सही कह रहे हैं, इन सब चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं RS के एग्जाम में, इस बार RS के एग्जाम में कुछ एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था जिसमें विद्यार्थी ढंग से जब नहीं सुनता है, सवाल की जो भाषा है वो क्या कह रही है उसको जब वो सही ढंग से नहीं देखता है, या यूं कह दीजिए जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, हम लोग जो है, हम लोगों से शायद जो स्किप होता है उससे विद्यार्थी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। प्रावधान 73 में किया गया, स्थापित 74 में हुआ। सवाल था इमरजेंसी के संदर्भ में अधिसूचना कब जारी की गई और इमरजेंसी कब लागू हुई। तो ये जो थोड़ा थोड़ा जो फर्क है, ये थोड़ा थोड़ा फर्क ही मेरिट को बनाता है, मेरिट को बिगाड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय, अंग्रेजी में कहा जाता है फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। ये जो फेडरल कोर्ट है, इसका नाम फेडरल कोर्ट इसलिए है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट, हम उस कोर्ट को कहते हैं जिसके निर्णय के बाद में फर्दर अपील का कोई प्रावधान नहीं होता है। ऐसे कोर्ट्स को
सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत जिस कोर्ट की स्थापना की गई, जिस न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, वो फेडरल कोर्ट ही था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि स्क्रीन को थोड़ा ढंग से करें, क्योंकि मुझे पूरा ढंग से दिखाई नहीं देता है। दोस्त लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट मुझे ढंग से दिखाई नहीं देते हैं। उसके फॉन्ट को छोटा कीजिए ताकि मुझे दिखाई दे। तो ये जो संघीय न्यायालय है, इसका प्रावधान 1935 में किया गया था, लेकिन ये स्थापित 1 अक्टूबर 1937 को हुआ। 1 अक्टूबर 1937 को ये फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ और मॉरिस ग्वेर, बहुत ध्यान रखिएगा, मॉरिस ग्वेर इस सुप्रीम कोर्ट, इस फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो फेडरल कोर्ट बना, इस फेडरल कोर्ट में 4 व्यक्ति चीफ जस्टिस रहे, उसमें से एक व्यक्ति मॉरिस ग्वेर थे। और दोस्तों, ये जो फेडरल कोर्ट तब तक काम करता रहा जब तक कि भारत का वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में नहीं आ गया, तब तक ये फेडरल कोर्ट काम करता रहा। इस फेडरल कोर्ट में टोटल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत 4 मुख्य न्यायाधीश रहे और हरिलाल जे कानिया इसी फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। और यही हरिलाल जे कानिया भारत का, आधुनिक भारत का जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आएगा, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे हरिलाल जे कानिया। दोस्तों, वर्तमान का, चूंकि मैंने कहा कि वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था। अब वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी लिखा हुआ यही बात, ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना, उस समय उसकी टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी। इसके बाद में इस संख्या में 8 से 10 हुए, 10 से 13 हुए, 13 से फिर 17 हुए, 17 से फिर 26 हुए। 1986 तक 26 की व्यवस्था थी, 1986 से 26 की व्यवस्था थी। और आप लोग जानते हैं, वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 1+30, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश कर दिए गए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में, न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में आज भी यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। आज भी यही लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? क्या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि मुख्य न्यायाधीश करते हैं? क्या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि राष्ट्रपति करते हैं? क्या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारत के विधि मंत्री करते हैं? या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का कोई और सिस्टम है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 साफ शब्दों में कहता है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जाएगी। तो इसका मतलब हुआ, संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और दोस्तों, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आपको वर्तमान में 26 नहीं है, रोजगार मंत्री जी, वर्तमान में 26 नहीं है, टोटल मिलाकर 31 न्यायाधीश है। आपको एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कानून से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। और यही कारण है कि आज भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में 1+7 यानी 8 ही न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। भले ही इस संख्या को बढ़ाकर हमने 1+30 यानी 31 कर दिया हो। एक बात आपको ये बात पता होनी चाहिए, कृष्ण जी एकदम सही कह रहे हैं आप,
कि न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान समय में 31 है। अब देखिए दोस्तों, कौन बनता है मुख्य न्यायाधीश, कौन बनता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। जब हम लोगों ने परसों कौन बनेंगे मुख्य न्यायाधीश विषय पर जब चर्चा की, तो एकदम आपको स्पष्ट कर दिया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में भारत का संविधान मौन है, भारत का संविधान भी मौन है, और इस संदर्भ में संसद ने किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बना रखा है। आपको यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है, MOP जिसे हम लोग जानते हैं, 2018 में ही अस्तित्व में आया था। इस प्रकार का पहला कोई MOP नहीं था। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में भारत का विधि मंत्रालय पहल करेगा। जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उनको लेटर लिखेगा, आउटगोइंग चीफ जस्टिस अपने सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाएगा, और वो जो उत्तराधिकारी का नाम सुझाकर विधि मंत्रालय को वापस अपनी सिफारिशें भेजेगा। विधि मंत्रालय इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के सामने फाइल रखेगा और प्रधानमंत्री बाद में राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अनुशंसा करेंगे। ऐसा MOP भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहता है। आज हम लोग इस बात को रिपीट करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग केवल और केवल जजेस को नियुक्त किया जाता है, यस हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, तब से लेकर आज तक यानी 31 अगस्त 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 45 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, दीपक मिश्रा जी समेत 45वें हैं। 46वें मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया जारी है, प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में कई महिला न्यायाधीश बनी हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, 1950 से लगाकर 1989 तक यानी लगभग पहले 40 साल तक एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी नहीं बनी थी। मीरा साहिब फातिमा बीवी पहली महिला थी। वापस नाम सुनिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीवी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाई गई, पहली महिला न्यायाधीश। अब तक 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी है। मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली थी, इसके बाद में सुजाता मनोहर बनी, इसके बाद में रूमा पॉल बनी, इसके बाद में ज्ञानसुधा मिश्र जो राजस्थान में भी जज रह चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी। रंजना प्रकाश देसाई, ये 5 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही। और दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है। आर भानुमति काम कर रही है, इंदु मल्होत्रा काम कर रही है, और इंदिरा बनर्जी, ये 3 महिलाएं एक साथ में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। और ऐसा पहली बार हुआ जब 3 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। तो 5 जिनके नाम मैंने बोले और 5 और 3 8, यानी 8 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी है। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखें, मुख्य न्यायाधीश अब तक एक भी महिला नहीं बनी है। कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? मीरा साहिब फातिमा बीवी एकदम सही कह रहे हैं, इंदिराराम जी पहली महिला थी, इंदु मल्होत्रा अभी है, सरवण राम जी आप भी एकदम सही कह रहे हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की। योग्यता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होंगे इस बात का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस नियुक्त कैसे होंगे इस बात का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस बात का भी उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस बात का उल्लेख कर रखा है। वहां साफ साफ लिखा, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 124 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम किसी हाई कोर्ट में, किसी
उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों से आपको न्यायाधीश होना चाहिए। इफ यू वांट टू बी जज इन द सुप्रीम कोर्ट, यू शुड बी जज इन द हाई कोर्ट फ्रॉम 5 years। 5 वर्षों से अगर आप किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। ऐसा आर्टिकल 124 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको एकदम बात क्लियर कर देते हैं। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या निर्धारित कर रखी है वो मुख्य न्यायाधीश समेत 31 है। 1950 से लगाकर 2018 तक लगभग 240-242 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायाधीश बन चुके हैं। और अधिकांश न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं वो इसी कैटेगरी से बने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो इसका मतलब हुआ पहले आपको हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनना होगा, और कम से कम 5 वर्ष अगर आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहें तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एकमात्र योग्यता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का तो नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो लिखा हुआ है नंबर 2 पर कि आपको किसी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। अगर आप हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश नहीं है या आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश ही नहीं है तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का एक और रास्ता है, और वो भी दूसरी क्वालिफिकेशन में ही हम लोग देखेंगे। ये भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यदि किसी हाई कोर्ट में आप पिछले 10 वर्षों से एज ए एडवोकेट, एक अधिवक्ता के रूप में अगर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हैं। किसी उच्च न्यायालय में यदि आप पिछले 10 वर्षों से अगर अधिवक्ता है, एक वकील है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। ऐसा आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। और दोस्तों, एक आपको और बात साझा करना चाहता हूं। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 240 के करीब जज बन चुके हैं, और मैंने आपको यह भी कहा इनमें से अधिकांश जज इस कोटे से बने। किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता वाला जो कोटा है, इससे बहुत कम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब तक जितने भी बने उसमें 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस कैटेगरी से जज बनाए गए। यानी आप किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे हैं, आप किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में काम करते रहे और बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या टोटल 8 है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट का जो मामला है 24 अप्रैल 1973 को आया। मेरी हर क्लास में इस मामले का जिक्र जरूर होता है। उस मामले के अंतर्गत जो 13 न्यायाधीशों की जो पीठ गठित की गई थी, उस पीठ में एक व्यक्ति उस पीठ के अध्यक्ष के रूप में थे, और वो पीठ के अध्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी साहब। SM सीकरी साहब सुप्रीम कोर्ट में इस कैटेगरी से न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। SM सीकरी साहब हाई कोर्ट में वकील होने की वजह से 10 साल वकील होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। SM सीकरी साहब है। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शायद आप लोगों को आइडिया होगा, KS हेगड़े साहब का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के नियम का उल्लंघन कर मुख्य न्यायाधीश न बनाने पर जिन 3 न्यायाधीशों ने इस्तीफा दिया, उसमें हेगड़े साहब भी शामिल थे। वो हेगड़े साहब भी इसी कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए थे। इसी प्रकार से हेगड़े साहब के अलावा कुलदीप सिंह, आपने नाम सुना होगा जस्टिस कुलदीप सिंह का, जिनकी अध्यक्षता में 4था परिसीमन आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2002 में। इसी परिसीमन आयोग ने वर्तमान का ये जो परिसीमन आपको दिखाई देता है जो 2026 तक के लिए, जस्टिस कुलदीप सिंह भी इसी कैटेगरी से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए थे। दोस्तों, अभी आपके आज की वर्तमान समय की अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें UU ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज है इस कैटेगरी से हैं। नागेश्वर राव साहब जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं वो भी इसी कैटेगरी से जज हैं। और दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा अभी महीना भर पहले
महीना तो नहीं, लगभग 2-2.5 महीना हो गया, इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया, वो भी इसी कैटेगरी से बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो गए जो वकील का कोटा कह सकते हैं, या इस प्रकार की क्वालिफिकेशन को धारण करने वाले व्यक्ति कह सकते हैं, वो इस कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज तक 8 महिलाएं जो न्यायाधीश रही है, उसमें इंदु मल्होत्रा भी है। और इंदु मल्होत्रा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंदु मल्होत्रा एक ऐसी महिला है और ऐसी एकमात्र महिला है, पहली महिला है जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाएं न्यायाधीश है। आर भानुमति है जो कि अनुसूचित जाति से आती है, पहली महिला है जो जज बनी। इंदिरा बनर्जी अभी वर्तमान समय में जज है। इसके अलावा इंदु मल्होत्रा जज है। ये 3 महिला है। और इंदु मल्होत्रा के साथ तो एक और भी पॉइंट है, वो वकील के कोटे से जज बनी। इनके साथ एक और पॉइंट है, ये पहली महिला है जो वकील के कोटे से जज बनी। इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक फैक्ट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इसमें मैंने कहा क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 लिखा हुआ है किसी हाईकोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो या में लिखा हुआ किसी हाईकोर्ट में पिछले 10 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। और ये भी नहीं है तो लिखा हुआ है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। दोस्तों, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। हालांकि आज तक भारत के इतिहास में राष्ट्रपति की नज़र में कानून की जानकारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। एक मित्र पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 312 में इंडियन जुडिशियल सर्विस का भी उल्लेख है। आप एकदम सही कह रहे हैं, बात एकदम सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनको तो हम लोग नियुक्त करते हैं, और इस संदर्भ में एक सिस्टम है, अभी इस प्रोसेस पर बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि क्या इंडियन जुडिशियल सर्विस भी है? यस, इंडियन जुडिशियल सर्विस है। अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख कर रखा है। लेकिन विडंबना ये है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस की स्थापना हमने नहीं की है। अगर IJS सर्विस गठित कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस, जिस तरह से आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी करते हैं, RS का एग्जाम देते हैं, अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में आप PCS का एग्जाम देते हैं, आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर जाकर सिलेक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार से इंडियन जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए। वैसे भारतीय संविधान में उल्लेख कर रखा, लेकिन मैंने कहा विडंबना है, आज तक इसकी स्थापना नहीं की गई। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह से नियुक्त होते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, जिस पर जब से हमने टॉपिक स्टार्ट किया, उसी एकमात्र अनुच्छेद पर हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रखा है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का भी उल्लेख करता है। और मैं दोस्तों, आज की ये जो अपनी क्लास है, आज का मेरा और आप लोगों के बीच में जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, एडवोकेट का एक्सपीरियंस मैंने हेमेंद्र जी बता दिया 10 साल का होना चाहिए। अपना जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी प्रासंगिकता, इसकी सार्थकता तभी सही हो पाएगी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किस तरह से होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो किस तरह से उसका नियुक्ति का प्रक्रिया है वो हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 124 इस बारे में उल्लेख करता है। 1950 से लगाकर 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सिस्टम अलग था। 1993 से लगाकर वर्तमान समय में यानी 2018 वो सिस्टम अलग है। पहले का क्या सिस्टम था, वर्तमान का क्या सिस्टम है, सुधार की कहां गुंजाइश है, उन सारे विषयों पर आज हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाता है। आज का उद्देश्य यही है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए। साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है 124 में। आगे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति इस संदर्भ में विचार विमर्श करेगा। और किससे विचार विमर्श करेगा? साफ लिखा हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिनसे वो विचार विमर्श करना जरूरी समझता है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिनके साथ वो विचार विमर्श करना आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति उनके साथ विचार विमर्श करेगा। यस, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के जजेस के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। उसी अनुच्छेद 124 में यह भी लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श किया जाएगा। यह भी अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। मैं 3 बातें वापस बोल रहा हूं, अगर जो मित्र लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिनसे वो विचार विमर्श करना आवश्यक समझता है, उनसे विचार विमर्श करेगा। आगे लिखा हुआ है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य विचार विमर्श करेगा। ये तो है अनुच्छेद 124 के प्रोविजन जो मैंने आपके सामने एज इट इज रखने का प्रयास किया है। अब क्या हुआ किया 1950 से लगाकर 1993 तक 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते रहे हैं। ये राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो विचार विमर्श या जो परामर्श करने की जो अपेक्षा कर रखी है, उस परामर्श के तहत राष्ट्रपति CJI से परामर्श करता और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर देता था 1993 तक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे, इस संदर्भ में 4 निर्णय दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे, इस संदर्भ में 4 निर्णय दिए। चारों निर्णयों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश कर रहे हैं और हर निर्णय से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने कहा 1993 तक सिस्टम यही था। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ द इंडिया 1981। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जो प्रचलित प्रक्रिया उस समय की जो थी, उस पर प्रश्न उठाए। ये एक्चुअली में न्यायाधीशों, बहुत बढ़िया, एकदम कृष्णदेव जी सही कह रहे हैं, SP गुप्ता वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ द इंडिया, प्रश्न उठाया कि न्यायाधीशों की जो प्रचलित प्रक्रिया थी उसमें कहीं सारी कमियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1981 का ये जो निर्णय है, इसे जजेस ट्रांसफर केस भी कहा जाता है। एक्चुअली में हाई कोर्ट के कुछ एक जजेस की ट्रांसफर कर दी गई और संविधान में जो अपेक्षित प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसी को कोर्ट में चैलेंज किया था SP गुप्ता ने। दैट्स वाई इसे जजेस ट्रांसफर केस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। मुकेश जी, पटवारी में क्यों काम नहीं आएगा? जिस तरह का पैटर्न आ रहा है, जिस तरह के सवालों की जो प्रकृति है, उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ऑब्वियसली इस प्रकार के प्रश्न पटवारी से लगाकर IAS के एग्जाम तक में पूछे जा सकते हैं। SP गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। इसे जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये वो निर्णय है जिस निर्णय से कॉलेजियम व्यवस्था की नींव पड़नी शुरू हो गई। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पहले की जो प्रक्रिया थी वो ही प्रचलित रही, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया। इसके बाद में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स हैं
उन एडवोकेट्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। इनमें कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जिनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। उस एसोसिएशन ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चैलेंज किया। इस मामले का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही थी उसको समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से उभर कर आया कॉलेजियम। उस निर्णय से उभर कर आया कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होगी। कॉलेजियम क्या है उस पर हम लोग आगे आने वाले बात कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट में बात कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 को ये जो निर्णय दिया, इस निर्णय को सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। एसपी गुप्ता वाज द फर्स्ट जजेस केस एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया वाज द सेकंड जजेस केस। इस मामले से जो नया सिस्टम उभर कर आया उसी का नाम है कॉलेजियम। अब हम लोग पढ़ेंगे ये कॉलेजियम क्या है। देखिए, कुछ बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम व्यवस्था है, उस कॉलेजियम जैसे शब्द का उल्लेख इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यानी जो कॉलेजियम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉलेजियम सिस्टम 1993 में लॉन्च हुआ। कॉलेजियम सिस्टम 1993 में लॉन्च हुआ। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? ये कह रहा है कि 5 लोगों का एक समूह होगा और वो समूह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन बनेंगे इस संदर्भ में सिफारिश करने का काम करेगा। मनीष जी क्या कह रहे हैं? ट्रिब्यूनल्स हैव इक्वल पावर एज ए सुप्रीम कोर्ट। ट्रिब्यूनल अलग चीज होता है, सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी के मामले में। बात करेंगे, आप चिंता मत करिएगा, आप न्यायपालिका से जुड़े हुए हर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1993 में ये 5 लोगों का एक समूह अस्तित्व में आया। इन 5 लोगों में से कौन लोग हैं? इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। वो इस समूह के, इस कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं। इसमें 4 व्यक्ति सदस्य हैं, और ये 4 व्यक्ति सदस्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कॉलेजियम के 4 अन्य सदस्य हैं। यानी ये 5 लोग बने, एक मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष हो गए और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये 4 लोग इस कॉलेजियम के मेंबर हो गए। ये 5 लोग योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार विमर्श करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा, अभी हम लोग हाई कोर्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं और राष्ट्रपति को नाम भेजते हैं। यह सिस्टम आ गया 1993 में अस्तित्व में। इसे हम लोग सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, फिर एक समस्या आई कि ये कॉलेजियम जिनका नाम भेजेगा राष्ट्रपति के पास, क्या राष्ट्रपति इस कॉलेजियम की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? ये एक नई समस्या खड़ी हुई। 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह पूछवाया कि कॉलेजियम का परामर्श मानने के लिए क्या सरकार बाध्यकारी है। 1998 में ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया, इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कॉलेजियम की सिफारिशें राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। वापस सुनिएगा दोस्तों, कॉलेजियम की सिफारिशों को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि उसी नाम को कॉलेजियम वापस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ऐसा 1998 के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में निर्णय देते हुए कहा। दोस्तों 1998 में ये जो निर्णय दिया गया, यही निर्णय थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया थर्ड जजेस केस। इसके बाद में शायद आप लोगों को याद होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप लोग जानते हैं 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में एक आयोग बनाया, संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग ये वर्ष 2000 में बनाया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया। एम.एन. वेंकटचलैया। एम.एन. वेंकटचलैया 2002 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया। इस आयोग के प्रतिवेदनों पर भी हमको विचार करना चाहिए, मौका मिला तो एक दिन इस पर भी विचार करेंगे। 2002 में जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, इस आयोग ने यह कहा, उत्तराखंड जस्टिस जोसेफ इसका एग्जाम्पल है। हेमेंद्र जी एकदम सही कह रहे हैं, एक बार नाम भिजवा सकते हैं, एकदम सही बात कही। 2002 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी, बहुत सारी सिफारिशें की। इनमें से एक सिफारिश ये थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए। उसकी जगह पर, कॉलेजियम की जगह पर एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए और न्यायिक नियुक्ति आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, योग्य व्यक्ति के नाम पर सिफारिश करेगा, ऐसा इस संविधान समीक्षा आयोग ने कहा। इस आयोग की सिफारिशों को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब लोग जानते हैं दोस्तों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 120वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 में लाया गया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम सिस्टम प्रचलित था, उस सिस्टम को समाप्त करके उसकी जगह पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जैक की स्थापना करने के बारे में यह प्रावधान करता था और यह बिल लोकसभा में लाया गया, हाउस ऑफ द पीपल में लाया गया था। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा भंग हो गई और शायद आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी किसी विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है और वो बिल यदि पारित नहीं होता है और लोकसभा यदि भंग हो जाती है, वो बिल भी समाप्त हो जाता है। 120वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया। आई मोदी जी की सरकार 120वां संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लेती है और अगस्त 2014 में 120वें की जगह 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है। दोस्तों 121वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, भारतीय संविधान में इसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में किन्होंने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन सारी बातों को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। 121वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस आधार पर रद्द किया वो भी पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में क्या सिस्टम प्रचलित है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप इसी तरह से हमारा ये यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आ रहा है उसको देखते रहिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए, मैंने पहले से कह रखा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने सुझाव भी दीजिएगा। एक मित्र ने पूछा है, उनके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, केवल विडम्बना है या यूं कह दीजिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। न्यायपालिका के भी शायद इच्छा नहीं जुड़ी हुई है, इसी वजह से हो नहीं पाया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वापस मिलते हैं कल जब हम लोग इसी पोर्शन को आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.